नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। पीएम केयर्स फंड पहले दिन से ही विवादों में है, लेकिन इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा है, यानी कि ये ट्रस्ट लोगों के हितों के लिए काम करेगा। इससे जुड़ी जानकारी आम लोगों के पहुंच में होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो असल में दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है। मतलब ये कि सरकार ने जो पब्लिक डोमेन में जानकारी दी, उसके पीछे का खेल लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि सरकार इसकी जानकारी छिपाने के लिए पूरी साजिश की है। अब इस ट्रस्ट को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार ने दिन के उजाले में लोगों को गुमराह कर लूट लिया, क्योंकि ट्रस्ट डीड के बिंदु नंबर 5.3 में लिखा है कि ट्रस्ट का न किसी सरकारी उपक्रम से नाता है और न ही इस पर किसी का नियंत्रण है, न ये वित्त पोषित है, न ही ये ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये कि किसी भी तरह से न केंद्र सरकार का दखल है और न किसी राज्य सरकारों का नियंत्रण है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन शर्तों का पालन सही से किया गया और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, तो फिर इनके पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन लोग हैं? इस ट्रस्ट को दिल्ली के राजस्व विभाग में पंजीकृत किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री इस फंड के अध्यक्ष हैं और सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति ट्रस्ट के सदस्य हैं। लेकिन ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है, ये दावा मेरा नहीं है, बल्कि ट्रस्ट डीड में ही इसे सरकारी ट्रस्ट घोषित नहीं किया गया है। मतलब ये कि पीएम केयर्स फंड के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया वो प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसमें हर किसी से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मदद के रूप में डोनेशन के तौर पर पैसे लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस को सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया और उस दिन से लेकर 13 अगस्त तक 38 पीएसयू मतलब सरकारी संस्थाओं ने पीएम केयर्स फंड में 2105.38 करोड़ रुपए जमा कराए, जो कि इन कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। मतलब ये है कि जो कंपनियां बाजार से फायदा कमाती हैं, उन कंपनियों को CSR नाम का एक फंड बनाना होता है, जिनको कुल प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है। मतलब यह है कि कंपनियों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर करने या फिर पर्यावरण और सांस्कृतिक विषयों को बढ़ाने के मदद के रूप में खर्च करना होता है। इसके लिए सरकार ने 2014 में एक नियम बनाया था। तब से भारत में काम करने वाली कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वेलफेयर के रूप में खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे CSR फंड के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस फंड को कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्या सरकार इस फंड को अपने हाथ में ले सकती है या फिर प्राइवेट कंपनियां इस फंड को सरकार को दे सकती हैं? इन सवालों के जवाब आपको 2014 के इस सरकारी गजट में मिल जाता है। जब CSR के प्रावधान को इंडिया में नोटिफाई किया गया तो उस गजट के 7 नंबर पॉइंट में लिखा है कि अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान पर CSR कार्यकलाप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि जब सरकार ही कह रही है कि इस ट्रस्ट का सरकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो फिर पीएम केयर्स फंड में CSR के पैसे को कंपनियों से कैसे ले लिया गया? क्योंकि 2014 में सरकार ने जो नियम बनाए, उन नियमों के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल प्राइवेट संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। इस पैसे को कंपनियों को लोगों के हितों में खर्च करना जरूरी है। लेकिन सरकार ने CSR के 2105.38 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में ले लिए, जिसे सरकार खुद प्राइवेट ट्रस्ट का नाम भी दे रही है। लेकिन इस ट्रस्ट में CSR के पैसे लेने के लिए सरकार ने नियमों को बदल दिया। 27 मार्च को सरकार ट्रस्ट का पंजीकरण कराती है और इसके अगले दिन यानी कि 28 मार्च को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉर्पोरेट दान देने के लिए CSR फंड देने की अनुमति दे दी। मतलब ये है कि कोरोना महामारी से लड़ने के नाम पर सरकार पैसा इकट्ठा करना चाहती थी, उसमें CSR का पैसा नहीं लिया जा सकता था, इसलिए सरकार ने CSR के पैसे को लेने के लिए खास व्यवस्था की। पीएम केयर फंड की वेबसाइट में जब जाएंगे तो उसमें पाएंगे कि अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में पैसे दान देती है तो उसको टैक्स में 100% की छूट मिलती है। मतलब ये है कि सरकार को कॉर्पोरेट घरानों से पैसा मिल सके, उसके बदले में सरकार टैक्स के रूप में छूट देने का
खुलेआम प्रावधान कर दिया ताकि कोई सवाल न उठा सके। और फिर सरकार ने कहा कि हमारे पास राजस्व कम आया क्योंकि सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी। और जब राजस्व में कमी आई तो सरकार ने कोरोना महामारी के चलते बंद कामकाज का बहाना बना लिया और राज्य सरकारों का हक नहीं दिया। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि पीएम केयर्स फंड यानी कि प्राइवेट ट्रस्ट में पैसा लेने के लिए कंपनियों को सरकार ने टैक्स में छूट देने का प्रावधान क्यों किया है। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि पीएम केयर्स फंड में मिली राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, जो देश में आपात स्थिति, किसी आपदा, किसी महामारी और विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि संसद से पारित किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया है। और पारदर्शी व्यवस्था भी है क्योंकि इस फंड से खर्च होने वाले पैसे का ऑडिटिंग राष्ट्रीय ऑडिटर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग करता है और इस पर आरटीआई एक्ट भी लागू होता है। जबकि पीएम केयर्स फंड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है और इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी करेगी। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि पीएम केयर्स फंड के पैसे एनडीआरएफ में भेजने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार ट्रस्ट डीड में कहती है कि इस ट्रस्ट का केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष और सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति ट्रस्ट के सदस्य कैसे हो सकते हैं? और ये कैसे और कौन मान लेगा कि जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति हों और उस ट्रस्ट में सरकार का दखल नहीं होगा? इस बात को कौन हजम कर सकता है? एक तरफ तो सरकार ने सीएसआर के पैसे लेने के लिए सरकारी ट्रस्ट होने की बात लिख दी ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि ये सरकारी ट्रस्ट है, और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोगों ने भरोसा कर अपनी जेब काट कर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मदद की। लेकिन सरकार ने लोगों की आंखों में दिन के उजाले में धूल झोंकने का काम कर दिया। मतलब ये है कि सरकार एक तरफ कहती रही कि पीएम केयर्स फंड सरकारी ट्रस्ट है और दूसरी तरफ इसे प्राइवेट संस्था बनाए रखा, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए और बताना चाहिए कि सब क्यों किया गया। और अगर सरकार मानती है कि यह पब्लिक ट्रस्ट है तो फिर आरटीआई के जरिए मांगी जाने वाली जानकारी को देने से पीएमओ ने इनकार क्यों किया? इसके पीछे कौन सा खेल खेला जा रहा था? इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जब पीएमओ आरटीआई के जरिए पब्लिक ट्रस्ट की जानकारी देने से इनकार कर रहा था तो उसके पास कोई तो आधार था। मतलब ये कि सरकार अगर कह भी दे कि ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं था तो आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी नहीं देने का सवाल उसके सामने खड़ा है, क्योंकि आरटीआई के दायरे से प्राइवेट कंपनियों को ही दूर रखा गया है। वैसे सरकार ने ट्रस्ट डीड में साफ लिखा है कि ये पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट ट्रस्ट है। अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है और इसमें जमा हुए पैसे सरकारी संस्थाओं को बांटती है, इसमें देखिए पीएम केयर्स फंड के जरिए जो पैसा रिलीज किया गया वो पैसा दरअसल सरकारी संस्थाओं को ही दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को मिली जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन इससे पहले कहा गया कि ट्रस्ट सरकार द्वारा संचालित नहीं था, इसलिए पीएम केयर्स कॉर्पोरेट दान के लिए पात्र नहीं हो सकता है। ये लगभग 2 महीने तक जारी रहा। इसके बाद 26 मई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 28 मार्च से कंपनी अधिनियम में संशोधन कर पीएम केयर्स फंड जोड़ दिया। ऐसे में सवाल है कि अगर 2 महीने तक पीएम केयर्स फंड प्राइवेट यानी कि निजी संस्था थी तो फिर कॉर्पोरेट से दान मिले पैसे कैसे लेता रहा? क्या बाद में इसलिए संशोधन किया गया ताकि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा सके? इसलिए सरकार ने संशोधन कर दिया कि जिन प्राइवेट संस्थाओं ने पैसे पीएम केयर्स फंड में जमा कराए उसके बदले में सरकार उनसे टैक्स नहीं लेगी, साथ में सीएसआर के रूप में खर्च करने वाले पैसों से भी राहत मिलेगी। वैसे सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करने के आरोप सियासी गलियारों में लगते आए हैं, जिसका असर डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग में दिखाई देता है। साल 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग में भारत 10 पायदान नीचे खिसक गया, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला पहले से ज्यादा घोटा जा रहा है, क्योंकि 2018 में 41 रैंकिंग थी जो 2019 में घटकर 51 तक पहुंच गई। इसके साथ ही अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग को देखें
तो भारत में साल 2019 की रैंकिंग 140 से खिसककर 142 पायदान पर पहुंच गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार और उसके प्रवक्ता लगातार सबसे बड़े लोकतंत्र का हवाला देते रहते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को शायद नहीं देखते होंगे क्योंकि ये उनकी सेहत को सूट नहीं करते हैं। यही कारण है कि जहां जिसको मौका मिल रहा है वहां हिटलर शाही का खुलेआम नंगा नाच हो रहा है और जोर जोर से लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलेगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही अपनी राय कमेंट कर हमको दीजिएगा ताकि हम भी आपकी राय जान सके और उसमें संशोधन कर सके। कुछ जानकारी जो आप देना चाहते हो सुधार से जुड़ी हुई वो भी आप बता सकते हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे कि आगे से उन सुधारों को कर सकें। नमस्कार।